नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपकी कक्षा में जिसमें कि रिसर्च का भी जो समस्या है अर्थात प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को हम जानेंगे कि प्रॉब्लम कहां से आती है, अर्थात प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उसके चुनाव के क्या सिद्धांत हैं, वो उसके सारे सिद्धांतों को अर्थात समस्या से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों को आज हम लोग इस कक्षा के दौरान जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है ताकि हम और भी ज़्यादा रिसर्च करके आप तक सारी चीज़ों को पहुँचाते रहें। अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि शोध समस्या अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम। ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है अर्थात शोध समस्या है, दरअसल शोध समस्या हम देखेंगे कि किसी भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि का एक पहला चरण है। कौन सा? तो शोध समस्या। किसी भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसका पहला और महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो आपका शोध समस्या होता है। अब शोध समस्या कैसे आती है? दरअसल हम लोग मानव हैं और मानव हैं तो आवश्यकताएं भी हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा अलग अलग प्रकार की आवश्यकता भी होती रहती है। तो हम मानव क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स अपनाते हैं, अलग अलग प्रकार के साधन अपनाते हैं। लेकिन जब हमें उन साधनों के प्रयोग या उन टेक्निकों के प्रयोग से भी समस्या का हल निकल नहीं पाता है, वही हमारे लिए एक प्रकार की समस्या बन जाती है। तो कभी भी अर्थात एक हमारी समस्या और समाधान, समस्या और आवश्यकता और समाधान के बीच का जो अंतर होता है मुख्य रूप से वही समस्या है। और एक सुनियोजित समस्या कहा जाता है कि आधा समाधान वहीं पर हो जाता है। अब विभिन्न पक्षों के द्वारा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से शोध समस्या की परिभाषा दी गई है। अब हम उन कुछ समस्याओं को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं, टाउनसेंड जैसे कहते हैं कि शोध समस्या एक प्रकार का प्रश्नवाचक कथन है जो अपने आप में आधे परिणाम तक पहुंचाने के लिए एक प्रकार का समाधान है, ये टाउनसेंड कहते हैं। अब कर्लिंगर इस पक्ष में बहुत बड़ा अच्छा उनकी परिभाषा बहुत अच्छी है। कर्लिंगर बहुत परीक्षाओं में कर्लिंगर की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो कर्लिंगर कहते हैं कि शोध समस्या एक प्रश्नवाचक कथन है या वाक्य है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक चरों के मध्य क्या संबंध हैं, उन संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात इनके द्वारा कहा गया कि शोध समस्या एक प्रकार का प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि दो या अधिक चरों के बीच संबंध क्या हैं। तो ये मुख्य रूप से ये शोध समस्या हो गई। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि शोध समस्या के कारण क्या होते हैं। तो शोध समस्या के कारण को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ज्ञान में अवरोध। ज्ञान में अवरोध, तथ्य की व्याख्या, विरोधी परिणाम। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो कारण होते हैं, शोध समस्या के जो कारण होते हैं उसमें मुख्य तौर पर ये तीन चीजें पाई जाती है या तीन प्रकार उसमें होते हैं। अब ज्ञान में अवरोध क्या है? तो हम जैसे मानव हैं तो ज्ञान, हम हर एक प्रकार का ज्ञान हमारे पास कभी नहीं हो सकता है। किसी भी एक व्यक्ति के पास संपूर्णतया हर विषय की जानकारी
या हर एक चीज का नॉलेज एक आदमी के पास कतई नहीं हो सकता है, ये सर्वथा सत्य है। तो जब नहीं हो सकता है तो हम अगर मान लीजिए कि हमारे में जिस विषय के संबंध में बहुत सारा ज्ञान नहीं है और अगर हमारे लिए वो ज्ञान जानना आवश्यक हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, तो ज्ञान में अवरोध के कारण एक हमारे लिए वो समस्या हो जाती है। तो जब हमारे लिए समस्या हो जाती है, मान लीजिए अगर चिकित्सीय चीज़ों में कौन सी चिकित्सा पद्धति ज़्यादा अच्छी है, कि कौन सी चिकित्सा पद्धति ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो आप मान लीजिए कि एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कौन सी चिकित्सा पद्धति अच्छी है। अब हमारे पास ये इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी, सामान्य जानकारी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी गहराई से संबंधित जानकारी हमारे पास अगर नहीं है, वो हमारे पास समस्या हो जाती है। तो वो अपने आप में एक समस्या हो जाती है। अब तथ्य की व्याख्या में ये हो जाता है कि अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने अकॉर्डिंग तथ्यों की व्याख्या करते हैं, लेकिन वो क्या सही है, वो क्या गलत है, इन चीज़ों में जो उसका जो गैप है, उसका जो फेरबदल है, वो अपने आप में एक संशयात्मक चीज़ हो जाती है। और जहाँ पर संशय होता है वहीं पर समस्या आती है। फिर आप जब विरोधी परिणाम की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी समस्याएं हुए हैं, उसके परिणाम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जो कि एक ही विषय पर अगर दो लोगों ने शोध किया है और दोनों के शोध का जो परिणाम है वो दो ध्रुव में बटा हुआ है, अर्थात दोनों में एक में अपने आप में वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं कि वो हो सकता है कि जो बाह्य चर हैं उस पर उसका कंट्रोल भरसक नहीं हो पाया हो, या बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। आंकड़ों की व्याख्या सही तरीके से नहीं हुआ हो, या आंकड़े ही उसके पास सही तरीके से नहीं आ पाए हों, या फिर उसके व्याख्या में कमियां हों, या उसके उपकरण जो उसके लिए चाहिए वो उसके पास सही नहीं हो। अर्थात एक कारण नहीं हो सकते हैं, उसके बहुतेरे कारण हो सकते हैं। तो जब हमारे पास हम शोध समस्या के कारण को ढूंढते हैं तो मुख्य तौर पर ये तीन चीज़ें यहाँ पर अवस्थित होती हैं, जो कि ज्ञान में अवरोध, तथ्य की व्याख्या और विरोधी परिणाम होता है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि उसके स्रोत क्या है, अर्थात जो शोध समस्या है उसके स्रोत क्या हैं। तो उसके स्रोत को हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य तौर पर उसके स्रोत क्या हैं। तो उसके स्रोत में जब हम देखेंगे तो परस्पर विरोधी परिणाम से पूर्ण हो चुके अनुसंधान से अनुसंधान के सुझावों से पूर्ण हो चुके अनुसंधान से कक्षा, विद्यालय अथवा समुदाय से पद्धति संबंधी दोष से नवीन सिद्धांत के दृष्टिकोण से, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान की जो समस्या है उसके स्रोत कहाँ से आते हैं। तो अब स्रोत जो आते हैं ये सबसे पहले हमने दिया है कि परस्पर विरोधी परिणाम से। ये
अब मान लीजिए कि जो बच्चा शिक्षार्थी है और जो शिक्षा के कार्य में संलग्न लोग हैं, दोनों अलग अलग है। जो शिक्षार्थी है अर्थात शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और बाकी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शिक्षा से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, तो उसके अलग अलग परस्पर विरोधी क्या हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। तो वहां से हमें समस्या हम खोज सकते हैं। एक अनुभवी जो शोधकर्ता होता है वो वहां पर शोध खोज सकता है कि एक शिक्षार्थी के लिए कहां पर समस्याएं आ रही हैं, या शिक्षार्थी जो उसके कार्य में संलग्न है, शिक्षा से संबंधित कार्य में संलग्न है, उससे पूछताछ के द्वारा ये सब सारी चीजें, समस्याओं का स्रोत वहां से प्राप्त हो सकता है। फिर पूर्ण हो चुके अनुसंधान से। अब कहेंगे कि पूर्ण हो चुके अनुसंधान से कैसे? तो पूर्ण हो चुके अनुसंधान, मान लीजिए कि जो भी अनुसंधान पूरे हो चुके हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि भविष्य में आने वाले जो भावी अनुसंधान करता हैं उनके लिए कुछ सुझाव दिए गए होते हैं। तो उनके लिए कुछ जो सुझाव दिए गए होते हैं, तो वहां से भी अलग अलग प्रकार के उसी क्षेत्र में कहां कहां पर समस्याएं चल रही होती हैं या कहां कहां पर समस्याएं हो सकती हैं, वहां से भी हम उसका स्रोत जुटा सकते हैं। फिर अनुसंधानों के सुझाव से अब देखेंगे कि जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, चाहे वो विद्यालय है, संस्था है, कहीं भी हैं, तो वहाँ पर जो कार्यरत विभिन्न शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं या शिक्षाविद हैं, वहाँ से अनुभव प्राप्त करके, वहाँ से सुझाव ले करके कि शिक्षा में कहाँ कहाँ प्रगति हो सकती है, कहाँ कहाँ समस्याएं चल रही हैं, वहाँ से भी स्रोत को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर पूर्ण हो चुके अनुसंधान से, ये चूंकि यहाँ पर 2 बार लिखा जा चुका है। अब कक्षा विद्यालय अथवा समुदाय से, कक्षा विद्यालय अथवा समुदाय से यहाँ पर यह मतलब है कि जो कक्षा में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, कि कक्षा में चाहे वो संचालन से संबंधित, चाहे वो छात्र से संबंधित, छात्र की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, शिक्षक की अपनी समस्याएं हो सकती हैं। तो विभिन्न प्रकार से संबंधित जो समस्याएं हैं, वहाँ से भी हम उसका स्रोत अर्थात वहाँ से भी हम जो समस्या है वो ले सकते हैं। फिर विद्यालय के अलग अलग, जैसे कि वहाँ पर प्रांगण में क्या चल रहा है, वो विद्यालय प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या समस्याएं हैं, प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्या समस्याएं हैं, वहाँ पर कार्यरत जो लोग हैं वहाँ पर उसकी क्या दशाएं चल रही हैं, मनोदशाएं चल रही हैं, जो वहाँ पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं वहाँ पर उसकी कार्य संतुष्टि कैसी है या नहीं है या बहुत अच्छी है, उस प्रकार से वहाँ पर समस्याएं ले सकते हैं। फिर विभिन्न जो समुदाय हमारे होते हैं, हमारे जो समाज होते हैं, समुदाय होते हैं, राज्य होते हैं, राष्ट्र होते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा से संबंधित चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ से भी स्रोत का आदान हो सकता है। फिर पद्धति संबंधी दोष से, अब मान लीजिए कि जो बहुत सारी पद्धतियाँ यूज हो चुकी हैं, अब जो यूज हो चुकी हैं और पुरानी पद्धति वो पढ़ चुकी हैं, आज के दृष्टिकोण से क्यों नई पॉलिसी क्यों लागू होती है, शिक्षा की नई पॉलिसी क्यों लागू होती है? क्योंकि जब ऐसा देखा जाता है कि जब पुरानी पॉलिसी आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, तो उसकी प्रासंगिकता को और ज़्यादा बनाए रखने के लिए नई पॉलिसी को लाना पड़ता है। उसी प्रकार से जो पुरानी पद्धति है या पुराने जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आज के हिसाब से उसकी प्रासंगिकता कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, तो यहाँ ये भी चीज़ जानने के लिए हमें यहाँ से समस्या मिल सकती है। फिर नवीन सिद्धांत के दृष्टिकोण से, अब कहेंगे कि नवीन सिद्धांत के दृष्टिकोण से ये तो आज के समय में हो रहा है, तो इसमें कहाँ से समस्याएं हैं? इसमें भी समस्याएं हैं। अब मान लीजिए कि जो आज के समय में सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, तो वो जो सिद्धांत हैं वो आज के हिसाब से वाकई काम कर रहा है अथवा नहीं।
अब उसकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी एक समस्याएं हो सकती हैं, तो वहां से भी हम शोध समस्याओं को ले सकते हैं। अब रही बात समस्या के चुनाव से संबंधित, तो समस्या का चुनाव जो होता है, तो हम एक मान लीजिए कि अगर रिसर्चर हैं, अनुसंधाता हैं, तो एक रिसर्चर क्या हर एक क्षेत्र में चुनाव कर सकता है? क्या सारी समस्याओं को एक साथ ले सकता है? कतई नहीं ले सकता है। तो हमें विशेष तौर पर यह चुनाव करना पड़ता है कि हमारे से संदर्भित कौन सी समस्याएं हैं, उसमें हम किस में बेहतर समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उन समस्याओं को हम क्या करते हैं, उन समस्याओं का चुनाव हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि चुनाव के जो सिद्धांत होते हैं वो कौन से हैं। तो अब चुनाव के जो सिद्धांत होते हैं उसमें रुचि होता है, अभियोग्यता नई न हो, बताएंगे क्या हो, मापन की सीमा में हो और उपयोगी व व्यावहारिक हो। अब यहां पर देखिए कि ये रुचि क्या है। तो जो रिसर्चर है, अनुसंधाता है, उसकी रुचि बहुत मायने रखता है किसी भी शोध समस्या के चुनाव में। जब तक जिस क्षेत्र में, जिस विषय में, जिस सिद्धांत में, जिस तथ्य में, जिस टॉपिक में हमारी रुचि नहीं है, अर्थात अनुसंधाता की रुचि नहीं है, वो समस्या अगर हम ले लेते हैं तो वो कतई हमारे से परिपूरित नहीं होती है। और वैसी जो समस्या होती है वो कतई बहुत सारे अपने आप में समाधान युक्त नहीं हो पाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर उसका परिणाम आ भी जाए तो परिणाम में बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता, वैधता नहीं होती है। अभियोग्यता का मतलब यह है कि जो भी अनुसंधाता है उसकी अभियोग्यता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या कर सकता है, उसकी दक्षता कहाँ पर है, उसकी कौशलात्मक योग्यता कहाँ पर है। अर्थात उनके जो रिसर्चर हैं उनकी अभियोग्यता जिस क्षेत्र में है, जिस विषय में है, जिस तथ्य में है, जिस अंश में है, जिस टॉपिक विशेष में है, वैसी ही अभियोग्यता के साथ हमें शोध समस्या का चुनाव करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जो शोध समस्याएं होंगी वो अवांछित तत्वों से युक्त हो जाएंगी। इसी के कारण से केवल और केवल उसकी एबिलिटी, अर्थात जो रिसर्चर है उसकी एबिलिटी कहाँ पर है, उसके अनुसार ही समस्या का चुनाव होना चाहिए। फिर समस्या अब नई ना हो, मतलब क्या है कि समस्या बिल्कुल नई ना हो। समस्या बिल्कुल नई ना हो तो हम क्या कह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो मतलब ये है कि एक जो नया रिसर्चर है, नया रिसर्चर अगर ऐसे टॉपिक को ले लें जो कि एकदम से नया हो, अर्थात उसके संबंध में उपकरण भी विकसित नहीं हैं, उसके संबंध में कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसके संबंध में कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर एक नया रिसर्चर एक नई टॉपिक को जिस पर कि कहीं भी शोध नहीं हुआ है, अगर ऐसे टॉपिक को ले लेता है तो उसके लिए वो समस्या एक और भयंकर समस्या लेकर के सामने आ जाएंगी और वो समस्या हमेशा की हमेशा अधूरी रह जाएंगी। हाँ, जो रिसर्चर एक आध बार वो कर चुके हैं, वो रिसर्च कर चुके हैं, उनके लिए ये नई समस्याएं भी चलेंगी। फिर मापन की सीमा। अब ऐसा ना हो कि हम ऐसी समस्या का चुनाव कर लिए जो कि मापन के सीमा में ही नहीं आ पा रहा हो, ऐसा नहीं हो। अर्थात वो मापन युक्त हो, एक सीमा में बंधा हुआ हो, जिसका हम मापन सुरक्षित समय पर कर सकें, अर्थात उसकी समय सीमा भी, उसमें सारी चीज़ों का निर्धारण, उसके मापन की सीमा तय हो। तो हम एक मापन की सीमा में रहकर ही ऐसी समस्या का चुनाव करें जो कि मापन युक्त हो, अन्यथा की स्थिति में दिक्कतें आ सकती हैं। फिर उपयोगी व व्यावहारिक मतलब क्या है
कि समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि अनुपयोगी है, जो किसी के काम ही नहीं आए। भैया ऐसे शोध समस्या को हम निवारण करके ही क्या करेंगे। तो ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो कि लोगों के लिए व्यावहारिक भी हो और उपयोगी भी सिद्ध हो, समाज के लिए उपयोगी हो, भावी अनुसंधान करने वाले जो अनुसंधाता हैं उसके लिए उपयोगी हो, हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समुदाय के लिए भी क्या हो, वो उपयोगी हो, वह व्यावहारिक हो। फिर एक चीज़ और भी इसमें रह गया कि समस्या का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो कि एक विशेष नियम से प्रतिबद्ध हो, अर्थात मतलब ये है कि व्यय की सीमा तय हो, अर्थात बहुत ज़्यादा खर्चीला ना हो, व्यावहारिक हो, उसका सीमांकन भी हो सके। अर्थात ये सब सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस शोध समस्या के, मुझे लगता है कि ये आप शोध समस्या, कारण, स्रोत, चुनाव, सिद्धांत, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।